इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझा जाता है, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम समझा जाता है, किस तरीके से ये हमें इफेक्ट करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है। जैसे ही हमारा माशरा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है, सो इट फेजेस डिफरेंट सोशल चेंजेस, ठीक है। कोई भी सोशल चेंज हो या कोई भी इकोनॉमिकल चेंज हो, जहां पर लोग आम सिंपल मोड ऑफ कल्टीवेशन से या आम सिंपल लाइफस्टाइल से निकलकर एक कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल की तरफ आ जाते हैं और एक अपने लाइफ को ड्रामेटाइज तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक अमल सामने आता है, जिसमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी खास इंडस्ट्रीज में। तो एक सिंपल मैनुअल तरीके से या मैनुअल लेबर से शिफ्ट होना इंडस्ट्रीज की तरफ, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत गहरा सोशल चेंज और इकोनॉमिकल चेंज आया, जहां पर लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में चीजों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, हमारे समाज को चेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स वन, जिस तरह एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ सोसाइटी मूव ऑन हुई और इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी में चेंज हुई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है या ये एक ऐसा मरहला है या ये एक ऐसा वक्त है जिसमें सिंपल सोसाइटी से वो मूव ऑन हुई एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सोसाइटी की तरफ। अच्छा, ये क्यों हुआ? डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट लीड्स टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई। कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, या जो हमारा जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, तो कैजुअलिटीज के बाद जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास एक बेबी बूम आया, ठीक है। बेबी बूम, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, इसको जब हम ओवर पॉपुलेशन का सोशल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत बड़ी तादाद में एक पॉपुलेशन बूम आया, पॉपुलेशन बढ़ गई माशरे की। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, उसी तरह उनकी डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ गई। अभी जब डिमांड बढ़ गई, मिसाल के तौर पर ये ऐसे है जैसे एक दुकान है, आपकी एक कॉलोनी है, उसमें एक दुकान मौजूद है। पहले वो 10 लोगों की जरूरत पूरी करता था, लेकिन अभी उसी कॉलोनी में 20 लोगों की जरूरत, 20 लोग आकर रहना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है उस दुकानदार को क्या करना होगा? उस दुकानदार को 10 एक्स्ट्रा लोगों की चीजों को अकोमोडेट करना होगा, एडजस्ट करना होगा या प्रोड्यूस करना होगा। तो ऐसे ही हुआ कि जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई, तो गुड्स एंड सर्विसेज जब इनकी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई, तो इसी तरीके से लोगों ने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई को भी इनहेंस करना शुरू कर दिया। और इस पर्पस के लिए उन्होंने मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का, मुख्तलिफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज का सहारा लिया, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की और भी बहुत सारी वजूहत बनी, ठीक है। ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज वजूहत बनी, बल्कि नीड ऑफ द पावर, कि इंडस्ट्रीज जिनके पास आएंगी उनके पास पावर होंगे, उसके पास इख्तियारात होंगे, उनके पास फॉर एग्जांपल जैसे हमने कार्ल मार्क्स की जो है ना आइडियोलॉजी में हमें पढ़ा कि क्लास कन्फ्लिक्ट आया या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आया, कि लोगों के पास जो है ना मींस ऑफ जो अथॉरिटीज थे या मींस ऑफ सब्सिस्टेंस थे, उन पर क्या हुआ? कमांड आ गया, उनके ऊपर उनकी अजारादारी हो गई, ठीक है। तो जिसके पास पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज, ये तीनों जिनके पास आ गई, वो उस माशरे का इलीट कहलाने लग गया। तो जब नीड ऑफ पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज कहीं पर आई, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज की तरफ रुख किया, अलॉन्ग विद बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता था? इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा एक्सप्लोइटेशन होती थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में क्लास कन्फ्लिक्ट में ये कहता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा क्लास कन्फ्लिक्ट पैदा हुई। क्लास कन्फ्लिक्ट में वो दो क्लासेस का जिक्र करता है, एक को वो प्रोलेट्रिएट और दूसरे को वो बोर्जुआजी का नाम देता है, ठीक है। वो कहता है कि दो किस्म के लोग वजूद में आए। एक वो प्रोलेट्रिएट, प्रोलेट्रिएट वो गरीब लोग थे जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते थे,
10-10, 12-12, 15-15 घंटे वो बेचारे काम करते थे। और बोर्जवाजी वो थे जिनके, जो फ्यूडलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कि इंडस्ट्रीज के मालिक थे। तो वो लोग क्या करते थे कि जो मुनाफा आता, जो प्रॉफिट आता, वो हाफ हाफ डिवाइड नहीं करते। कि मिसाल के तौर पर किसी प्रोडक्ट पे सारा खर्चा निकाल के 10 रुपए का 10 रुपए जो है ना उस पर मुनाफा आया, तो बुर्जुआजी ऐसे नहीं करते थे कि 5 रुपए अपने पास रखते और 5 रुपए प्रोलेटरिएट को दे देते। रादर वो क्या करते कि वो 7 रुपए अपने पास रखते और 3 रुपए प्रोलेटरिएट को दे देते। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई। एक्सप्लॉयटेशन यानी गरीब गरीब से तर होने लग गया, और जो अमीर थे वो अमीर से अमीर तर होने लगे। तो इस तरीके से जब उनके पास वो गरीबों का हक आने लग गए, तो इस तरीके से उनकी पावर भी बढ़ने लग गई, उनकी वेल्थ भी बढ़ने लग गई, उनकी माशरे में उनकी इज्जत भी बढ़ गई, और इसी तरह लाइफ अपॉर्चुनिटीज भी उनकी बढ़ गई। ठीक है। और इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिली, इसकी वजह से अर्बनाइजेशन देखने को मिली। ये क्या है, ये मोबिलिटी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मोबिलिटी का दूसरा नाम है। किस तरह मोबिलिटी का दूसरा नाम है? मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। ये मोबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर और आने वाले चैप्टर्स में जो जहां जहां ये जिक्र आएगा इसका, इसके टाइप्स का, उसको मैं जिक्र करता रहूंगा, आप इसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है। मोबिलिटी मींस मूवमेंट फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। ये क्या है, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में मूव करना मोबिलिटी कहलाता है। ठीक है। अभी मोबिलिटी मुख्तलिफ किस्मों की होती है। यहाँ पर फिर वक्त हम दो किस्म की मोबिलिटी पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश करेंगे। वन इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, वन इज वर्टिकल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एक स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक पूरी सीधी लाइन है। ये एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ये होती है जब आप एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में मूव करते हो, लेकिन विदाउट एनी इंप्रूवमेंट और बेनिफिट। ठीक है। जब एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में आप मूव करो लेकिन आपको कोई उसमें फायदा नहीं मिलता हो, उसे हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि आप कहीं पर जूनियर क्लर्क है, एक ऑफिस में आप जूनियर क्लर्क है, एक ऑफिस से आपका दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर हो जाता है, वहां पर भी आप जूनियर क्लर्क ही हो। ठीक है। आप जेवीटी टीचर हो, आप एक स्कूल में जेवीटी टीचर हो, दूसरे स्कूल में भी आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है, आप वहां पर भी जूनियर वर्नाक्यूलर टीचर ही हो। ठीक है। आप एक जगह पे एक 17 ग्रेड के ऑफिसर हो, आपका दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां पर भी आप 17 ग्रेड के ऑफिसर ही हो, विद सेम नेम सेम डिजिग्नेशन। तो ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है, जहां पर ना आपकी सैलरी पे कोई फर्क पड़ता है, ना आपके फाइनेंशियल कंडीशंस पर कोई फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वर्टिकल मोबिलिटी क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ। ये वर्टिकल मोबिलिटी ऐसे है जैसे आप ग्रेड 17 में हो और कल आपकी प्रमोशन हो जाती है, आप ग्रेड 17 से ग्रेड 18 यानी ऊपर की तरफ आप मूव ऑन कर जाते हो। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपको इंप्रूवमेंट और बेनिफिट मिलना शुरू हो जाती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ लोगों के लिए हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी रही कि यार वो अपने सिर्फ खेतों और देहातों से निकल कर आगे इंडस्ट्रीज की तरफ काम करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों के लिए ये वर्टिकल मोबिलिटी हो गई कि भाई वो पहले गरीब थे, लेकिन अभी उनके पास इतना पैसा आना शुरू हुआ, इतना टर्म्स एंड कंडीशन वहां पर इंप्रूव हो गई, इतनी जो है ना फाइनेंशियल एक्टिविटीज शुरू हो गई कि अभी वो जहां पर वो पहले 2 रुपए कमाया करते थे, वहां पर अभी वो 7 रुपए कमाते हैं। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज्यादा वर्टिकल मोबिलिटी देखने को भी मिली और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी देखने को भी मिली। याद रखें, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एक इस किस्म की स्ट्रेट लाइन होती है, जिस तरफ मेरा कर्सर जा रहा है ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें आपको सिर्फ आपका जो है ना एक ऑफिस चेंज होगा, इसमें एक आपका जो है ना नाम चेंज हो सकता है, लेकिन आपको कोई और फायदा नहीं होता। लेकिन जो वर्टिकल मोबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक कंडीशन में हो और दूसरे कंडीशन में, मिसाल के तौर पर आप ग्रेड 17 पे 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, ग्रेड 18 पे आप जब जाएंगे तो आप 1.5 लाख रुपए सैलरी लेंगे। तो ये आपका क्या है, वर्टिकल मोबिलिटी है। तो इस तरह की मोबिलिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन के तमाम प्रोसेस में देखने को मिली। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस
by which economy moves from low level of to higher level and improvement of the technology and goods and services take place. ये क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई भी सोसाइटी इकोनॉमिकली, ज्यादातर इकोनॉमिक चीजों को सामने लेकर आया जाता है कि एक फाइनेंशियल कंडीशन से दूसरे फाइनेंशियल कंडीशन में जब वो मूव करती है और उसके साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करती हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को भी इंप्रूव करती हैं, अपनी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करती हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं. आई होप द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन इज क्लियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स. Okay, right now we should be moving ahead towards effects of industrialization के इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या अमल है. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम पर असरात कैसे पड़े, कौन कौन से असरात पड़े. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक सबसे बड़ा असर जो हम पर पड़ा वो पॉपुलेशन ग्रोथ का पड़ा. ठीक है, कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई. हमारे पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा मिसाल के तौर पे वो आया, एक ड्रास्टिक चेंज आया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना शुरू हो गया उन्होंने. उनकी लाइफ उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी आई जिनकी मदद से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने लाइफस्टाइल को सपोर्ट किया और उसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन की ग्रोथ देखने को आई, जिस तरह मैंने आपको बेबी बूम का हवाला दिया. ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई. एडवांस्ड हेल्थ केयर. अभी किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई? पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए हुई कि पहले ऐसे होता था, जैसे रॉबर्ट थॉमस माल्थस अपनी एक थ्योरी में कहता है, पॉपुलेशन में हम इसको में हम सारा डिस्कस करेंगे. ठीक है, पॉपुलेशन के जो इशू है उसको, ओवर पॉपुलेशन में. तो हेल्थ केयर इंप्रूव हो गई. पहले इस तरह होता था कि नॉर्मल या ब्रीच प्रेगनेंसी जब होती थी, या अभी दो किस्म की प्रेगनेंसीज होती हैं. ठीक है, एक तो नॉर्मल होता है. नॉर्मल वो होता है कि जो कि मिसाल के तौर पर 9 मंथ्स में जो है ना बेबी डिलीवर हो जाता है और वो काफी सेहतमंद होता है. और दूसरा हमारे पास है कि ब्रीच प्रेगनेंसी. ब्रीच प्रेगनेंसी ये होती है कि जब वक्त से पहले, ठीक है, कोई बच्चा पैदा होता है या पर्टिकुलरली उसमें ज्यादातर जो है ना वो उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत कम हद तक होती है या महदूद होती है. मिसाल के तौर पे वो सांस नहीं ले पाता या वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता. तो इस तरह की प्रेगनेंसीज या वक्त उनका पूरा नहीं होता, अक्सर जो ऑपरेशन के जरिए होता है उसको भी हम सिजेरियन सेक्शन के जरिए होते हैं, वो ब्रीच प्रेगनेंसीज कहलाती है. तो हमारे पास आजकल क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मशीनरीज आई, टेक्नोलॉजीज आई, एडवांसमेंट आई, तो उसकी वजह से हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो बहुत इंप्रूव हो गई. मिसाल के तौर पर अगर आजकल कोई बच्चा वो प्री मेच्योर पैदा होता है, वक्त से पहले पैदा होता है, तो आप उसको इंक्यूबेटर्स में रख देते हैं. ठीक है, आप उनको वेंटिलेटर्स में रख देते हैं, जिससे उनकी सांस का मसला हल हो जाता है, उनकी डेवलपमेंट का मसला हल हो जाता है. यानी पहले एक वक्त में जो कि बच्चे अगर ब्रीच प्रेगनेंसी से पैदा होते थे या प्री मेच्योर पैदा होते थे तो वो अक्सर मर जाते थे. या इसी तरह वो खवातीन जो कि इस तरह के कॉम्प्लिकेशन में होती तो उनकी जो है ना वो जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, उनकी जो वालदेन है, ठीक है, वो अक्सर फौत हो जाते थे, खसूसन खसूसी तौर पर जो वालदा है. लेकिन हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि वक्त से पहले
या मतलब प्रेगनेंसी से पहले उसके वक्त का तयन कर लिया जाता है, उनको पता चल जाता है कि बॉय है गर्ल है। और अल्ट्रासाउंड और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए जिसकी मदद से उनको तमाम चीजों का पहले से पता हो जाता है कि भाई कौन सी किस चीज की कमी है, किस चीज की डेफिशिएंसी है, क्या चीज होना चाहिए। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, जिसकी वजह से आजकल जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा, मतलब हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट ज्यादा है क्योंकि हर बच्चा जो है ना, मतलब ये नहीं है कि पैदाइश के वक्त वो फौत हो रहा है। अगर 1000 बच्चे मिसाल के तौर पर पैदा हो रहे हैं, तो 1000 बच्चों में आजकल 100 बच्चे जो है ना शायद फौत होते होंगे, लेकिन पहले के वक्त में मोर देन 50% जो है ना वो फौत हो जाते थे। तो ये क्या है कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, और मोर्टेलिटी रेट भी हमारा कम हो गया है। एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बड़ा असर ये भी पड़ा है, नेगेटिव असर ये पड़ा है कि हमारे जो अर्बन एरियाज है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब हमारे शहर एक वक्त में बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, बहुत कम आबादी वाले लोगों के लिए जो है ना शहर बनाए जाते थे, लेकिन आज हमारे शहर बहुत वसीई हो गए हैं। और हम वहां पर हम देखते हैं कि हमारे शहर कितने बड़े हो गए हैं। वो एक वक्त जहाँ पर लोग जा नहीं सकते थे, जहाँ पर जंगलात होते थे, जहाँ पर लोगों का सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरियाज या सिटीज वगैरह बन सकेंगी, लेकिन आज वहाँ पर जो है ना बहुत कीमती कीमती प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं। हमारे रोड्स को आप देखें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है, ठीक है। और कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गए, हमारे जो सिटीज हो गए वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड होने की वजह से लोग जो है ना वो आसानी से यहाँ पर नहीं रह पाते, दे फील सफोकेटेड, ठीक है। तो एक ये रीजन भी बनी। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज आर मेड, ठीक है। इन्वेंशन और डिस्कवरीज भी बहुत ज्यादा हुई क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। लोगों को इन चीजों के बारे में सोचने के लिए वक्त मिल गया, और उनको ये पता चल गया कि यार क्या चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से हमारे पास बहुत सारी इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हुई, जो कि बहुत फायदेमंद चीज है। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह ये कि इस इन्वेंशन और डिस्कवरीज की वजह से कल्चरल लैग आया, कि हमारे जो लोग हैं वो उनको आसानी से यूज नहीं कर पाते। तो ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नेगेटिव रोल है, ठीक है। पॉजिटिव रोल्स भी हैं इसके, नेगेटिव रोल्स भी हैं, तमाम हम डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको पॉजिटिवली भी लिख सकते हैं, आप इसको नेगेटिवली भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आया कि हमारे पास इंक्रीज सॉरी स्ट्रेटिफिकेशन आ गई, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे प्रोलेटरिएट और बोर्जुआज का हमारे पास एक स्ट्रेटिफिकेशन आ गया। स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स डिविजन्स। अभी डिवीजन मुख्तलिफ लेवल पर आती हैं, ठीक है। स्ट्रेटा मीन्स डिवीजन। स्ट्रेटा मीन्स डिवीजन। डिवीजन क्या है? टुकड़े, ठीक है। फाइनेंशियली देखें तो हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास तबके बन गए, ठीक है। अमीर गरीब का एक तबका बन गया, गोरे काले का एक तबका बन गया, अच्छा, मालिक का और मजदूर का एक तबका बन गया। तो इसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे पास स्ट्रेटिफिकेशंस बन गई। रिप्लेसेस ओल्ड ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज। पहले जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज आया करती थी, जिसमें एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था, जिसमें एक दूसरे के साथ फेयर डीलिंग्स की जाती थी, जिसमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर किया जाता था, आजकल वो नहीं है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है और हर कोई सेल्फिश हो चुके हैं, अपने काम से गर्ज रखते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बड़ा असर, इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ जिस तरह सिंपल लाइफ थी हमारी, ठीक है। सिंप्लिसिटी, लोगों का बस 2 वक्त रोटी मिल जाना और उस पर शुक्र अदा करना और अपने एक दूसरे के लोगों का ख्याल करना, वो लोगों की जो है ना प्रायोरिटीज थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डेली लाइफ की डिमांड्स बढ़ गई हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास इंप्रूव हो चुकी है, हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रीज आ गई, जैसे चाइना है, चाइना अभी आपके पाकिस्तान में $66 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। वो इस वजह से इंडस्ट्रीज लगा रहा है, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि आपके गवादर को यूज करके वो अपने ट्रेड को बढ़ा सके, ठीक है। इसी तरह बिजनेस को प्रमोट कर सके, इंक्रीज इन बिजनेस, ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़ गई, जीडीपी जीएनपी बन गई। तो ये क्या हुआ कि आप किसी चीज की जरूरत पड़ती है, आप अमेरिका से कोई चीज ऑर्डर कर लेते हैं, आप फ्रांस से कोई चीज ऑर्डर कर लेते हैं, आपके परफ्यूम फ्रांस से आ रहे होते हैं, आपके एसेसरीज जापान से आ रहे होते हैं। तो ये क्या है? ये इंडस्ट्रीज की वजह से हो गई है। आपकी बहुत सारी चीजें चाइना से आ रही होती हैं, तो इनकी वजह से हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बड़ा असर हमारे ट्रेड पे भी पड़ा, हमारे इकोनॉमी पे भी पड़ा।
इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जिस तरह हमारे पास इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की चीजें भी, आप देखते हैं इंडस्ट्रीज में गाड़ियां बन रही हैं, हर जगह पर मैन्युफैक्चर हो रही है, लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, फॉर एग्जाम्पल एक चीज जो पहले लाखों रुपए में मिलती थी आजकल वो आपको हजारों रुपए में अवेलेबल है। आपको कोई चीज जो एक वक्त में बहुत ज्यादा रेयर थी आजकल वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, आप एक घंटे में ये हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज आ चुकी हैं, ये तमाम इंडस्ट्रीज की तरफ से हो रहा है। क्योंकि अगर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती तो मैनुअली इन चीजों को डेवलप करना बहुत मुश्किल था। आजकल अगर आप देखते हैं बाय रोड आप ट्रेवल करना चाहे तो आपके पास स्लीपर बसेज है, रिलैक्सर बसेज है, जिसमें आपको फील ही नहीं होता कि आप सफर कर रहे हैं। या इसी तरीके से आपके पास इतने जो है ना, फॉर एग्जांपल फ्लाइट्स वगैरह आ चुकी हैं, इतनी कंपनीज आ चुकी हैं कि उनके कंपटीशन की वजह से आपको पता ही नहीं चलता, आपको विद लो कॉस्ट जो है ना आपको हायर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। इंक्रीज इन चाइल्ड लेबर एंड ब्रेन ड्रेन, इसका एक नेगेटिव असर ये पड़ा है चूंकि हमारे इंडस्ट्रीज में ज्यादातर जो है ना लोकल लोग काम करते हैं, तो इसकी वजह से जो लोकली है वो चाइल्ड लेबर बच्चे जो है ना वो ज्यादातर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर क्या होता है, चाइल्ड लेबर ये कि जब गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से एक स्पेसिफिक एज स्पेसिफाइड होती है कि 18 साल या 16 साल से कम जो है ना उम्र के बच्चे कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। लेकिन इंडस्ट्रीज में चूंकि लोग गरीब होते हैं, गांव देहातों में अगर कहीं पर इंडस्ट्रीज लगी होती है तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक वजह ये भी पड़ता है कि ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि आपका जब एजुकेटेड तबका होता है, आपका जो स्किलफुल तबका होता है, जो आपका टैलेंटेड तबका होता है, वो आपका मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क चला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं पेट्रोलियम इंजीनियर की बात करूं, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करूं, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल टीचर्स की बात करूं, यहाँ पर मैं इंजीनियर्स की बात करूं, यहाँ पर मैं साइंटिस्ट की बात करूं, तो आपके पाकिस्तान में पर्टिकुलरली पाकिस्तान में कोई इतना खास उसका रेपुटेशन नहीं, उसकी कोई खास अहमियत नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं कि भाई बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज आर प्रेजेंट इन द फॉरेन कंट्रीज, तो वो क्या करते हैं मूव कर जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है। लेक ऑफ एफर्ट्स बाय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज, यहाँ पर क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंसान जो है ना वो एफर्ट्स कम करता है लेकिन उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी इंप्रूव हो चुकी है। ये ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं जाना है, मैं यहाँ पर बैठे बैठे मैं अपने लिए जो है ना करीम से या उबर से या इंड्राइव से गाड़ी बुक कर लेता हूँ और मैंने जहाँ जाना है तो वो आसानी से हो जाता है। लेक ऑफ एफर्ट्स है, आपको अकेडमी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको यहीं पर ऑनलाइन वही लेक्चर अवेलेबल होता है, यू कैन टॉक टू मी ऑन फेस टू फेस, ठीक है। तो हमारी लाइफस्टाइल भी काफी इंप्रूव हो चुकी है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, किल्स द एग्रीकल्चरल सोसाइटी। अभी ये ऐसे देख लें जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लोगों का जो है ना ज्यादा कंसेप्ट, ज्यादा रुझान हो चुका है अभी इंडस्ट्रीज की तरफ, ट्रांसपोर्ट की तरफ, और जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो लाइफस्टाइल था या जो एग्रीकल्चरल का जो कंसेप्ट था उसको लोगों ने रिप्लेस कर दिया। आजकल लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस पे ज्यादा वो कर रहे हैं लोग आजकल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सी पैक रोड पे रहता हूँ, तो यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का जो है ना एक्टिविटी कैरी आउट की जाती थी, लेकिन आजकल यहाँ पर होटल्स बन रहे हैं, उनको वो तमाम जगहों को खत्म करके अच्छा मैरिज हॉल्स बन रहे हैं। तो क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई जिसकी वजह से लोगों का रुझान बदलना शुरू हो गए हैं, और वहां पर जो एग्रीकल्चरल लैंड्स वगैरह थी वहां पर अभी वो उसको रेजिडेंशियल एरियाज बना रहे हैं, कमर्शियल एरियाज बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक बहुत गहरा नेगेटिव असर पड़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। डिस्पैरिटी इन डाइवर्सिटी इन प्रोफेशन बट हाई एम्प्लॉयमेंट रेट्स विद स्पेशलाइजेशन, तो इसमें एक ये भी हो रहा है कि प्रोफेशन में जो है ना बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिटी आ गई है, ठीक है, कि हर हर जो लाइफ है या हर जो मिसाल के तौर पर जॉब है उसमें डिस्पैरिटी आ गई है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है वो कितना कमा रहा है, एक इंजीनियर है वो कितना कमा रहा है, एक टीचर है वो कितना कमा रहा है, तो इनमें डिस्पेरिटी आ गई, उसमें एक गैर मुतवाजन सिस्टम आ गया, ठीक है। और प्रोफेशन में भी डाइवर्सिटी आ गई है, पहले सारे एग्रीकल्चर से लिंक किया करते थे लेकिन आजकल जो है ना कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रेडर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई वर्कर है, कोई मैनेजर है, कोई क्या, कोई ऑडिटर है, तो मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशन आ गए। लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फायदा ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ चुकी हैं। पहले एग्रीकल्चर किस किस को सपोर्ट कर सकता था, या तो इस वजह से जो शख्स जिस चीज फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसको
उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और इसी तरह हर बंदा उसी फील्ड में स्पेशलाइज हो रहा है। एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी मटेरियल विद लो प्राइस एंड अफोर्डेबिलिटी, इसका एक फायदा ये हुआ है कि मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास इंडस्ट्रीज बने हैं तो उनमें आपस में कंपटीशन पैदा होना शुरू हो गया। हमारे पास मुख्तलिफ चीप लेबर फोर्स हमारे पास आ गई है, ठीक है, हमारी लेबर फोर्स बहुत सस्ती हो चुकी है। हमारे पास जो मटेरियल है वो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ में, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स में अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस में अवेलेबल है, मुख्तलिफ अफोर्डेबिलिटी है उसकी, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और आप किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकते हैं। सो आई होप industrialization you have understood okay, what is industrialization and what are the effects of industrialization. If you have any question, you may please drop me your question in the chat box. If not, we shall uh, end this session here. कल इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट वाले सोशल इशू की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू ऑल प्लीज। क्लियर टू एवरीबॉडी? Okay, so see you all inshallah tomorrow with the next lecture. Till that, Allah ne